नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टाई के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आप लोग एकदम बेहतरीन अपना तैयारी कर भी रहे होंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने टोटल 255 क्वेश्चन थर्ड सेमेस्टर के कर लिए हैं। उससे आगे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। कोई भी क्लास यदि आप देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है ग्लोबल टाई के यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से जाकर आप लोग आसानी से देख सकते हैं। नहीं तो फिर किसी भी क्लास के यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप लोग यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं globalattach.org वेबसाइट का यूज करके। ठीक है, चलो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन सा चैप्टर? डीसी जनरेटर, फिर आपका डीसी मोटर, फिर आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर, फिर आपका सिंगल फेज मोटर, है ना, सिंगल फेज मोटर। ये टोटल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है भाई? अब चल रहा है आपका अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को क्या कहते हैं? अल्टरनेटर का उपनाम क्या है या दूसरा नाम क्या है? वो है आपका एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, ठीक है। तो हम लोग ये 5वां चैप्टर कंप्लीट करने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल मुश्किल से 30-35 क्वेश्चन है। बाकी इसके बाद आपका सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, जिसमें भी उसमें भी बहुत कम क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके हम लोग सबको सारे क्वेश्चन तो करते ही जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे, सब कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे अल्टरनेटर का ईएमएफ। अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है वो मैं लिख देता हूं आपको, आप एक बार जरूर इसको नोट कर लीजिए। E is equal to 4.44, E is equal to 4.44 kc kd t f into 5m, kc kd e टी एफ 5m, जहां पे केसी क्या है भाई? जहां पे केसी है आपका पिच फैक्टर, जहां पे केसी है आपका पिच फैक्टर, इसको पिच फैक्टर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2। ठीक है, टी क्या है आप? टी यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एफ क्या है यार? एफ आपका फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। पाई एम क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स पर पोल है, मैक्सिमम फ्लक्स पर पोल। ठीक है, पाई एम हो गया ना, मैक्सिमम फ्लक्स पर पोल। केडी क्या है? केडी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? केडी इक्वल टू एम साइन बीटा बाई 2 अपॉन साइन एम, यहाँ पे साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2, एम साइन बीटा बाई 2। ठीक है, ये बन जाता है आपका केडी का फॉर्मूला। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आया होगा और आप सारी चीजों को नोट भी कर रहे होंगे साथ में। देख लीजिए आप फॉर्मूला यहाँ पे मैच कराइए। देखो ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए ऑप्शन एकदम इसी के जैसा दिख तो रहा है, लेकिन इसमें एफ मिसिंग है, एफ मिसिंग है। जो आपके साथ एग्जामिनर यहीं पे खेल खेलेगा, आप कहेंगे कि यार ए ऑप्शन में दिख तो रहा है, सर ने जो लिखा है सारी चीजें दिख तो रही है, लेकिन एफ इसमें मिसिंग है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है और जानबूझ कह रहे हैं कि एग्जाम में ए ऑप्शन ऐसा बनाया जाता है आपके लिए कि आप पहले ही आंसर को गलत कर लो। ठीक है, जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है जिसके दुर्घटना हो। आपको दुर्घटना नहीं करना है, दुर्घटना से बचना है। चलो देखिए, अल्टरनेटर का जो रेटिंग होता है वो हमेशा केवीए में होता है, या ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो भी केवीए में होती है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेंगे कि अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर की रेटिंग, अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, केवीए में होती है। ठीक है, इसका बड़ा मात्रक, इसका बड़ा मात्रक क्या होता है भाई? इसका बड़ा मात्रक आपका बन जाता है एमवीए, एमवीए। केवीए का फुल फॉर्म क्या है? किलो वोल्ट एम्पियर। एमवीए का फुल फॉर्म क्या है भाई? मेगा वोल्ट एम्पियर।
ठीक है। केवीए का किलो वोल्ट एम्पियर, एमवीए का मेगा वोल्ट एम्पियर, जहाँ पे पावर कितना आ जाता है, यहाँ पे पावर रहता है 10 की पावर 3 और यहाँ पे पावर कितना आ जाता है 10 की पावर 6। ठीक है, बस यही अंतर होता है, इसीलिए इसको बड़ा मात्रक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवीए आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, जो कि एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, केवीए किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, चल बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। यहाँ पे आपसे अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है। क्या पूछा है मेरे भाई? वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला नोट कर लीजिए यहाँ पे, V नो लोड, नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड। ठीक है, नो लोड पे वोल्टेज माइनस का फुल लोड पे वोल्टेज अपॉन फुल लोड, यही फॉर्मूला होता है आपके वोल्टेज रेगुलेशन का, जिसका मान हमेशा 1 से कम रहना चाहिए। ठीक है, जिसका मान 1 से कम रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन कौन सा माना जाता है? बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन तब माना जाता है जब हमारा ये मान 0 आ जाए। जब वोल्टेज रेगुलेशन का मान 0 आ जाए तो वो हमारा बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा टिक सही हो जाएगा? पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, वी एन एल माइनस वी एफ एल। हाँ, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू 100। बी ऑप्शन एकदम क्लियर है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है? आपूर्ति आवृत्ति पूछा। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, एन एस इक्वल टू क्या होता है? 120 एफ डिवाइड बाई पी। 120 एफ डिवाइड बाई पी, जहाँ पे एफ है आपका फ्रीक्वेंसी, एफ है आपका फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं आप इसको, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और पी है आपका नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल या पोल्स की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन बोला है आपसे पी इक्वल टू कितना दे रखा है? पी इक्वल टू आपको दे रखा है 6, अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है? ठीक है, और यहाँ पे आरपीएम कितना है, मतलब कि स्पीड दे रखा है आपको, एनएस इक्वल टू कितना? 1000, एनएस इक्वल टू 1000 आपको दे रखा है। बस इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, ये वैल्यू निकल आएगी कितनी है। ठीक है, अरे ये फॉर्मूला है ना भैया, इस फार्मूले में पुट कर दो उस वैल्यू को। देखो एन एस की वैल्यू हमने रख दिया 1000 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाई एफ ही आपको निकालना है, आवृत्ति ही निकालना है, तो हमने आवृत्ति को ऐसे रख दिया, एफ डिवाइड बाई पी। पी की वैल्यू कितना दिया है? 6 दिया है, 6 रख दिया है यहाँ पे। 6 से इसको काटो, कितनी बार में कट जाएगा ये? 20 बार में। 20 6 20 से कट गया, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 100 से 100 50 बार में कट गया, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 हर्ट्ज, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए देखते हैं आगे। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की गति क्या है? यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है आपको। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखा है आपको 50 हर्ट्ज और पोल की वैल्यू दे रखा है 2। पोल की वैल्यू कितना दे रखा है? 2। अब हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, एन एस इक्वल टू 120 एफ डिवाइड बाई पी। 120 एफ डिवाइड बाई पी, 120 मल्टीप्लाइड बाई 50, एफ की वैल्यू 50 है ना, और पी की वैल्यू कितनी है? 2। पी की वैल्यू 2 है, तो अब ये गुणा कर लो, ये कितनी बार में कट जाएगा यार? ये कट जाएगा आपका 60 बार में, है ना, 60 बार में कट जाएगा। तो अब यहाँ से आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा आपका 3000 आरपीएम। 3000 आरपीएम यहाँ से आ जाएगा आंसर, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, एकदम राइट आंसर बन जाएगा 3000 आरपीएम। ये फॉर्मूला तो छोटा सा, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग याद भी कर लिए होंगे, एन एस इक्वल टू 120 एफ डिवाइड बाई पी, है ना। चलो देखें आगे। 2 अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाता है? लैंप किस स्थिति में बुझ जाता है? देखो इस विधि का सबसे खास बात यह है ना कि जब डार्क लैंप विधि हम लोग यूज करेंगे, तो जब हमारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी समान होगा, उस समय हमारा तीनों बल्ब बुझ जाएगा।
जब हमारा ब्राइट लैंप विधि यूज करेंगे तो उस समय जब तीनों समान होगा तो तीनों बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है इसको पहचानने का। ये क्या बोला है कि तीनों बल्ब डार्क, मतलब विधि कौन सी है, डार्क लैंप विधि है। तो डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में रहेगा, बुझ जाएगा। कब, जब हमारा वोल्टेज समान हो जाएगा तीनों फेज में, है ना। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, और क्या दिया है, वोल्टेज एंड पावर रेटिंग आर इक्वल। पावर रेटिंग से क्या मतलब है, वोल्ट फ्रीक्वेंसी आर सेम इन बोथ अल्टरनेटर, फ्रीक्वेंसी आर सेम इन बोथ अल्टरनेटर। यहाँ पे वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी जब सेम हो जाएगा तो उस समय हमारा बल्ब डार्क हो जाएगा या कह सकते हैं कि बुझ जाएगा। ठीक है, और यही सेम प्रक्रिया होती है ब्राइट वाले में भी। जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों समान होगा तो दोनों अल्टरनेटर के लिए ये विधि कहाँ पे यूज की जाती है, जब दो अलग अलग अल्टरनेटर, जैसे मान लो कि एक अल्टरनेटर हमारा ए है और एक अल्टरनेटर हमारा बी है, इन दोनों का क्या कराना है हमें, समांतर प्रचालन। क्या कराना है मेरे भाई, समांतर प्रचालन। समांतर प्रचालन का मतलब क्या है कि दोनों को एक दूसरे के साथ समांतर में जोड़ के और यूज करना है। तब हमें इस विधि का प्रयोग करना होता है चेक करने के लिए कि क्या दोनों अल्टरनेटर के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सेम है कि नहीं। यदि सेम होगा तो डार्क लैंप विधि में हमारा बल्ब बुझ जाएगा, ब्राइट वाले में हमारा बल्ब जल जाएगा। जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी समान होगा तो नहीं समान होगा तो उसको समान बनाया जाता है, तभी जाके हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करेंगे। डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करेंगे, डीमैग्नेटाइजिंग में होता क्या है, जो हमारा मेन ईएमएफ है, जो हमारा मेन ईएमएफ है, या कहिए कि मेन जो हमारा फील्ड फ्लक्स है उसकी कमी होने लगती है। ठीक है, तो उसको भरपाई करने के लिए हमें करंट का मान और बढ़ाना पड़ता है। करंट का मान और बढ़ाना पड़ता है। किस करंट का मान, किस करंट का मान, तो ये हमारे जो पोल है, पोल के मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन पे निर्भर करता है हमारा अल्टरनेटर। तो हमारी जो एक्साइटेशन करंट है, एक्साइटेशन करंट का मान बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है कि इंक्रीज फील्ड एक्साइटेशन करंट। फील्ड एक्साइटेशन करंट के मान को जब बढ़ाएंगे तो जो ये डीमैग्नेटाइज हुआ, मतलब जो थोड़ा सा बीच चुंबकित हुआ है हमारा फील्ड, उसको भरपाई करेगा ये फील्ड एक्साइटेशन। ठीक है, ये फील्ड एक्साइटेशन उसको भरपाई करेगा। आर्मेचर प्रतिक्रिया आप सभी को पता होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया एक ऐसा परिकल्पना है जो हमारे मशीन के मेन फील्ड फ्लक्स को प्रतिबाधित करता है या मेन फील्ड फ्लक्स का विरोध करता है। ठीक है, अब ये आर्मेचर प्रतिक्रिया जो है कितने प्रकार से होता है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख देता हूं। देखो यूनिटी पावर फैक्टर पे, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर पे जो हमारा आर्मेचर प्रतिक्रिया है वो किस तरीके का होता है भाई, वो होता है हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देखने को मिलता है यूनिटी पावर फैक्टर पे। यही वही यदि हमारा पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का हो, ठीक है, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, यदि जीरो लैगिंग पावर फैक्टर हो तो उस समय जो हमारा आर्मेचर प्रतिक्रिया होगा वो किस तरह का होगा भाई, वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, या डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव देखने को मिलेगा। मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको खत्म करने के लिए हमने अभी आपको बताया कि इसको खत्म करने के लिए या इसको कम करने के लिए, कम करने के लिए पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते ना, कम कर सकते हैं। एक्साइटेशन करंट का मान बढ़ा देते हैं, एक्साइटेशन करंट का मान बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ा देते हैं। जीरो लैगिंग हो गया, अब जीरो लीडिंग का भी देख लीजिए। जीरो लीडिंग पावर फैक्टर,
जीरो लीडिंग पावर फैक्टर पे क्या होगा, अब हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन होगा उसका प्रभाव मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की तरह होगा, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ये वाला यदि आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है मशीन में, तब हमें क्या करना होगा, इसको बैलेंस करने के लिए तब हमें टर्मिनल वोल्टेज का मान थोड़ा सा घटाना पड़ता है, ठीक है। तो ये तीन आपका कंडीशन है आर्मेचर रिएक्शन का, तीनों पावर फैक्टर पे कौन कौन सा प्रभाव दिखाता है ये भी हमने आपको बता दिया। इस चीज को नोट कर लीजिए, एक जगह नोट कर लेंगे, बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। चलिए देखते हैं, बाकी ये क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए थे ना, आगे देखते हैं। सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग क्या है, देखो सिंक्रोनोस्कोप मेथड भी हम लोग बस इसीलिए करते हैं ताकि मशीन को, दो मशीन को हम लोग अलग अलग, दो मशीन को चेक कर पाए, ये दोनों मशीनें एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए पर्याप्त है कि नहीं, सही है कि नहीं, ये चीज चेक करने के लिए हम लोग सिंक्रोनोस्कोप विधि का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे बात किया है पैरेललिंग की, पैरेललिंग की बात किया हुआ है डी में, तो यहाँ पे डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग, ठीक है। चल आगे देखें, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है, अल्टरनेटर के रोटर को, अल्टरनेटर के रोटर को यदि डीसी दिया जाएगा तभी तो जाके हमारा जो रोटर होगा वो रोटर सिंक्रोनस स्पीड से घूमने का काम करेगा। तो जो जिसके द्वारा डीसी सप्लाई दी जाती है उसको हम लोग कहते हैं एक्साइटर, ठीक है, जिसके द्वारा डीसी सप्लाई दी जाती है उसको हम लोग कहते हैं एक्साइटर। तो यहाँ पे ए एकदम राइट आंसर बन जाएगा, एक्साइटर। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। देखो जो हमारी डैम्पर वाइंडिंग होती है ना, डैम्पर वाइंडिंग, इसका मेन दो कारण होता है, ठीक है, दो कारण, कारण नहीं मतलब इसका दो फायदा हमें देखने को मिलता है। एक क्या फायदा मिलता है, रिड्यूस हंटिंग इफेक्ट, ये क्या करता है, रिड्यूस हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग इफेक्ट को घटाता है, ठीक है। और क्या फायदा होता है भाई इसका, तो टू मेक सेल्फ एक्साइटिंग, टू मेक सेल्फ स्टार्टेड, ठीक है, मशीन को सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए भी हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा रिड्यूस हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग इफेक्ट सी ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्या यदि ये ऑप्शन में दिया रहता तो ये सही नहीं होता सर, जी हाँ, वहां पे दोनों ऑप्शन सही हो जाते, ठीक है। चल अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाता है, किस स्थिति को संतुष्ट किया जाता है, तो देखो हमें आर्मेचर के समांतर प्रचालन से पहले हमें एक चीज तो जरूर ही संतुष्ट कर ही लेना चाहिए, और कुछ संतुष्ट करे या ना करे, एक चीज हमें संतुष्ट करना बहुत बेहद जरूरी होता है, इन दोनों का, दोनों मशीनों का फेज सीक्वेंस, ये हमारी मशीन ए है और ये हमारी मशीन बी है, ठीक है। तो इन दोनों का फेज सीक्वेंस मिलना बहुत जरूरी है, यदि फेज सीक्वेंस ना मिला ना तो सर्कुलेटिंग करंट का मान बढ़ जाएगा दोनों मशीन के अंदर या दोनों अल्टरनेटर के अंदर, वहीं पे हमारी अल्टरनेटर खराब भी हो जाएगी, ठीक है, और हमें पैरेलल में जोड़ने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो फेज सीक्वेंस इसका एकदम इक्वल होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरेलल ऑपरेशन के लिए। फेज सीक्वेंस की बात कहीं पे किया है जी, बी ऑप्शन में किया है, यहाँ पे बी एकदम राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या है, यहाँ पे पोल्स की संख्या कितना दिया हुआ मेरे भाई, पोल्स की संख्या दिया हुआ है आपको 4, एफ कितना है 50 हर्ट्ज है, एफ है आपका 50 हर्ट्ज। हमने आपको बताया है एक छोटा सा फॉर्मूला NS = 120F डिवाइड बाई पी, 120F डिवाइड बाई पी, जहाँ पे F क्या है, ये है हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, P क्या है, नंबर ऑफ पोल है। ये इतना छोटा सा फॉर्मूला तो आप सभी को याद भी हो गया होगा, अभी तक कितनी बार हमने रट चुका है और आपको रटा भी दिया है, तो ये चीज तो याद ही कर लिए होंगे आप लोग। चलो देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको दे रखा एफ की वैल्यू 50, हमने रख दिया 50, लो भैया जो तुम कहोगे हम वही करेंगे,
जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ न कहेंगे, है ना। और यहाँ पे P क्या है, P का मान है आपका 4। तो हमने कर दिया, जो जो तुमने कहा वो हमने कर दिया। अब ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, अब ये हमारी वैल्यू आ गई कितनी भाई, ये वैल्यू आ गई 1500। 1500, अरे 50 थी, 1500 आरपीएम होगा ना जी, ठीक है जी। तो ये 1500 आरपीएम कहाँ पे दिख रहा है यार, कहाँ गए भैया 1500, यहाँ है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो आगे देखें। दो अल्टरनेटरों के समानांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत, देखो यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, ये कुछ गलत लिखा है। चलो मैं इसका इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ लेता हूँ। What condition the two lamp become bright and one lamp during one lamp dark, मतलब दो लैंप आपके जल रहे हो, दो लैंप ब्राइट मतलब कि दो लैंप आपके जल रहे हो और एक लैंप आपका बुझ गया हो, ये कौन सी कंडीशन है जब दो मशीनों को पैरेलल में किया जाता है। तो दो मशीनों को हमें पैरेलल में करना है, तो हमारा दो बल्ब तो जल रहा है लेकिन एक बल्ब नहीं जल रहा है, एक बल्ब हमारा बुझा हुआ है। तो ये कौन सी कंडीशन हो सकती है आपका दो मशीनों को पैरेलल में जोड़ने का, ठीक है। पैरेलल में जोड़ने पे ये कौन सी कंडीशन बन सकती है, तो देखिए यहाँ पे हमारा वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ये दोनों तो सेम हो जाएगा, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ये दोनों तो सेम हो जाएगा जब दो बल्ब हमारा जल गए, ठीक है। जब हमारे दो बल्ब जल गए तो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा। बाकी एक बल्ब अभी नहीं जला है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें केवल यही बताना है ना कि दो बल्ब हमारे जल गए हैं, तो ये कौन सी कंडीशन को दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि हमारी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ये दोनों मशीन के लिए, दोनों अल्टरनेटर के लिए सेम हो चुका है, ठीक है। बस यहीं से हम लोग इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है E = V - IA/RA, V - IA/RA। तो भार बढ़ेगा तो ये आर्मेचर प्रतिरोध भी तो बढ़ेगा, भार बढ़ेगा तो आर्मेचर प्रतिरोध भी तो बढ़ेगा। आर्मेचर यदि प्रतिरोध बढ़ रहा है, यदि आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ेगा तो ये हमारा मान घटने लगेगा कि नहीं भाई। ये यदि मान बढ़ा, ये वैल्यू यदि बढ़ी तो कोई बड़ी वैल्यू यदि एक वैल्यू में से घटाओगे तब में ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा भाई। यदि एक यहाँ पे ऑप्शन में यदि एक टर्म दिया होता कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप दिया रहता तब तो हम लोग उसको मार देते, तुरंत टिक कर देते। लेकिन आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप न देके यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है, तो यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण ही हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो घटने लगता है। यह हमारा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, यह है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, तो ये घटने लगेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। डैम्पर वाइंडिंग, फिर से वही क्वेश्चन दे दिया आपको कि डैम्पर वाइंडिंग को यूज करने का क्या उद्देश्य है। डैम्पर वाइंडिंग का यूज करने का उद्देश्य हमने अभी आपको बताया ना, टू रिड्यूस हंटिंग इफेक्ट, टू रिड्यूस हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग इफेक्ट को कम करना। तो यहाँ पे डी एकदम राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आप बेहतर समझ पा रहे होंगे क्लास को। यदि आपको मेहनत हमारी अच्छी लग रही हो तो आप थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आगे हमें और कैसे बेहतर करना है। यदि कोई सजेशन हो आपका तो सजेशन भी आप जरूर कमेंट में करें, ठीक। धन्यवाद।